नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह एक बार फिर से आपके साथ आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 12 बंकी जीनियस कोचिंग पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, आज का दिन शनिवार है और आज के दिन हम लोग मिलते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भर्ती आ रही है और पंफर भर्ती आ रही है, जो कि इंटर पास अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। ठीक है, तो अगर आपकी लंबाई उस लायक है कि आप इसमें भर्ती हो सकते हैं तो निश्चित तौर पर आप अप्लाई करें और जुड़े जीनियस कोचिंग के साथ, जिससे कि आपको प्रॉपर गाइडेंस में सिलेक्शन प्राप्त हो सके। ठीक है, तो उसी का एसटी नंबर 115 जिसका डिस्कशन आज लाइव क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बगैर किसी देर किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक, तो देखिए, पहले क्वेश्चन क्या गजब का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन एकदम गजब का है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी इस तरह की सीरीज़ आपको दी जाए और ये सीरीज़ दोस्तों पहुंचा दी जाए अनंत तक। कहाँ तक पहुंचा दी जाए? अनंत तक पहुंचा दी जाए। ठीक, जैसे ये देखो, आपकी सीरीज़ दी है और ये डैश 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 चल रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है। इसका हल सीधा सीधा आपको करना है। इसके दो ऐसे फैक्टर, ये जो 6 लिखा है, जो भी अंदर में लिखा है यहाँ पर, इसके ऐसे दो फैक्टर जिनका डिफरेंस 1 हो, तो आप कहोगे 3 और 2। ठीक है, इसको हल करने का तरीका अगर आपको चाहिए होगा, क्यों ऐसा किया जाता है, अगर ये इनफाइनाइट टाइम्स तक ना हो तो क्या किया जाएगा, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसके ऐसे दो फैक्टर कर लो जिनका डिफरेंस आपका 1 हो। ठीक, तो हमने किया 3 और 2। अब अगर यहाँ पे प्लस का साइन लगा है तो बड़ा वाला फैक्टर उत्तर मार दो, और अगर माइनस का साइन लगा होता तो छोटा मारते, लेकिन फिलहाल प्लस का साइन लगा है इसलिए आपका उत्तर बड़ा वाला फैक्टर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला सवाल हो गया। दूसरे सवाल पर चलते हैं। वाह क्या सवाल है, का वर्गमूल बताना है। तो ये बात समझिए दोस्तों, कभी भी आपको अगर इस तरह से दिया है, ठीक है, ये रूट वैल्यूज दी है, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा। अब कॉन्जुगेट क्या होता है भाई? कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात है एक, कि जो नीचे लिखा है वही लिखो, √3 और √2 लिखो, और इसका जो साइन है उसका अपोजिट साइन यहाँ ले लो। अगर प्लस है तो माइनस ले लो, माइनस है तो प्लस ले लो, और ये दोनों ऊपर नीचे दोनों गुणा कर दो, √3 + √2। तो आप देखोगे यहाँ पर, इसको अगर a माने इसको b माने, तो ये दिया है a+b और ये a-b। ठीक है, अब आपको करना क्या है? ठीक, a+b और a-b क्या होता है? a² - b²। ठीक है, और ऊपर में क्या दिया है? a+b का होल ऑफ स्क्वायर, यानी √3 + √2 का होल स्क्वायर दिया है, और नीचे दिया है √3 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। तो आप इसका स्क्वायर करोगे तो आप देखोगे 3 - 2, ये तो 1 हो जाएगा, और ऊपर, और इसका निकालना है वर्गमूल। ठीक है, तो ऊपर में क्या है? इसका रूट हटा दो, वर्गमूल हटा दो, यानी कि √3 + √2 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो आंसर होगा वो क्या सही होगा दोस्तों? तो आप कहोगे कि √3 + √2 सही होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगले सवाल पर देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि 3 पावर 21 को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेष क्या आएगा भाई? ठीक है, तो अब बताओ भाई शेष क्या आएगा। इसके भी बहुत सारे तरीके हैं बेसिकली अगर देखा जाए। ठीक, इसको एक काम करते हैं, इसको एक कॉन्सेप्चुअली पूरा बताते हैं। ठीक है, अभी स्किप कर दें अगर कहो, इसमें थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे हम कहें कि 3 पावर 21 को विभाजित करना है 5 से, ठीक है, तो शेषफल क्या आना है ये बताना है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, कठिन नहीं होते ये सवाल। ठीक है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि इसका अभी इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। हम वीडियो के लास्ट में हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें रिमाइंडर थ्योरम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी पूरा रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाएंगे, उसके बाद आप लगाइएगा, एकदम फटाफट आपसे लग जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। ये
इसको हल करने का तरीका है, देखिए प्रॉपर, देखिए ट्रिक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है आप इसका इससे गुणा करो, नीचे से शुरू करो, गुणा करो, 3 त्रिक का 9 और 1 ये 10, 10/3 आया। ठीक, तो 3 यहाँ से हट करके यहाँ चला जाएगा, तो 3 हो जाएगा, 10 3 30 और 3 33, तो आप कहोगे 33/10 आया, तो ये हो जाएगा यहाँ तक 33 और ये 10 हटा करके ऊपर चला जाएगा गुणे में, ये 10 हो जाएगा। अब 33 या 99 और 3 103, इस तरह से हल करेंगे तो आपका जो उत्तर आ जाएगा वो हो जाएगा 38/109। ठीक है, क्या हो जाएगा उत्तर 38/109। तो इसी तरह से हल करते चले जाना, और ऊपर तो दिया है, ऊपर तो नॉर्मल ही दिया है आपका, माइनस में लिखा है। ठीक है, कर लेंगे, बहुत बढ़िया। अगले सवाल पर चलते हैं। इसका इकाई का अंक अंतिम अंक कौन सा होगा? अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक, तो कुछ नहीं, एक अगर इकाई का अंक निकालना है तो लास्ट डिजिट को पकड़ते हैं, ठीक, और प्लस 100 ठीक, इसकी पावर में कुछ है नहीं। अब एक की पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक एक ही आएगा, और 2 में इकाई का अंक 2 है, तो टोटल कितना हो गया 3, यानी कि इनको अगर ऐड करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 3 होगा। अगले सवाल पर चलते हैं। ये देखिए, ये अभी बताया था, सेम उसी तरह से करना है। ठीक है, ये सवाल आपको दिख गया होगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, ठीक, जिससे कि लिखने भर की जगह मिल जाए। अब देखिए दिया है 3√2 अपॉन √3 प्लस √6, ठीक, तो इसको आप √6 प्लस √3 लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, इनको आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, अब इन्हीं के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा, यानी कि √6 माइनस √3 गुणा करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर √6 माइनस √3 करेंगे। ठीक है, तो आप देखो इस वाली खाली इतने को हल करें तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, यानी a² माइनस बी। तो √6 का स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। ठीक, ऊपर √3 √6 और प्लस √3 ये लिखा हुआ है। ठीक, तो ये क्या हो गया फाइनल, इसको अगर हल करेंगे 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2, तो 2 का गुणा हो जाएगा किसमें √6 में, यानी कि √12 और प्लस √6, ये आ गया। सॉरी, ये माइनस से किया था तो ये माइनस होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका माइनस साइन होगा, माइनस से किया था तो ये भी आपका माइनस आ जाएगा। ठीक है, अगले वाले में अगर देखते हैं, ठीक, अगला वाला क्या है, ये माइनस साइन के बाद अब अगला है आपका 4√3 अपॉन √6 प्लस √2। ठीक, तो इसके कॉन्जुगेट से गुणा करेंगे आप, तो आपका ऊपर √6 माइनस √2 आएगा, नीचे भी √6 माइनस √2 आएगा। ठीक है, तो ये आप करोगे 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, यानी इसका गुणा हो जाएगा 6 त्रिक 18 अंडर रूट में, और माइनस में आपका 6 दूनी 3 दूनी 6। ठीक है, और चूंकि ये माइनस लगा था पहले से तो ये आपका प्लस हो जाएगा √6। ठीक, अब उसके बाद साइन कैसा दिया है प्लस का, अब इसको हल करेंगे तो यहीं पे कर लेते हैं भाई, तो ये तो नीचे में 1 हो जाएगा, √3 माइनस √2, तो √3 और प्लस √2, सॉरी माइनस √2। ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ पर भी। तो अब इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा 6 त्रिक 18 प्लस में √18, और फिर क्या हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 माइनस में। ठीक, तो ये 12 से 12 कैंसिल, 18 माइनस का ये कैंसिल, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा तो ये एक भी कैंसिल। ठीक, तो आपका फाइनली आंसर क्या बचा 0, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रमेयीकरण करके इसका कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर दिया है x स्टार y की वैल्यू, ये मतलब x को लिखेंगे x प्लस 3/2 और इंटू y माइनस 1। ठीक, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको भी वही लिखेंगे, x की जगह 5 है और प्लस 3/2 और इंटू आपको लिखना y मतलब 4 माइनस 1 3, तो 5 3 8 28 64 गुणे 3, 3 चौके 12
और 3 छाक 18 और 1 19, यानी कि 192 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगले सवाल पर चलते हैं। यदि 9√x बराबर लिखा जाता है 12 अंडर रूट में और प्लस 147 रूट में, ठीक, इनके फैक्टर करो तो हम कहेंगे 4 और 3, और इसका करो तो 49 गुणे 3 आएगा। ठीक है, तो अब ये लिख सकते हैं 9√x बराबर, ऐसे लिखते हैं 4√4 इंटू √3, इसको अलग कर लेते हैं, इसको √49 इंटू √3 लिख लेंगे। ठीक है भाई, अब देखिए हमें क्या करना है कि 9√x बराबर, इसको लिख सकते हैं 2√3 और इसको आप क्या लिख सकते हैं 7√3, तो इसको फाइनली क्या लिखते हैं 7 2 9√3 लिख सकते हैं। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका √x बराबर √3 आएगा, यानी रूट भी कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 3। आपका आंसर इस तरह से इसका 3 हो गया। ठीक है भाई, देख लीजिए समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बहुत आसान सवाल है। अब देखिए इसको अगर हल करना है, इसका क्यूब रूट, ये भाई क्यूब रूट है यहाँ पे लगेगा। ठीक, इसको हल करेंगे तो ये क्या आएगा क्यूब रूट, ठीक, 343 माइनस 127 216/343, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 6 हो जाएगा और ये 7। अब 6/7 को क्या लिख सकते हैं हम 1 माइनस 1/7 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। यदि दो संख्याओं के योग उन संख्याओं से योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 243 तथा 114 आता है। मतलब मान लेते हैं दो संख्याएं a और b हैं, ठीक, तो a प्लस b को a से गुणा किया गुणे a, तो आया आपका 247, और a प्लस b को हमने b से गुणा किया तो आया कितना 114। अब देखिए ये गुणनफल है दोनों, ठीक है, ये आपके दोनों क्या है गुणनफल है। ठीक है, किसके a प्लस बी के साथ a का, a प्लस बी के साथ b का, मतलब कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है जो है a प्लस बी, और वही तदनुसार उन संख्याओं का योग कितना होगा, यानी कि a ही पूछा है, a प्लस बी ही पूछा है, तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर अगर निकाल लें, कॉमन फैक्टर का मतलब इनका HCF होता है। करने का तरीका ये है, इससे भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा तो 228 आएगा, बचेगा कितना 19 से 114 को भाग लगाएंगे 6 बार जाएगा और पूरा कट जाएगा। ठीक, तो यानी इनका HCF 19 आया, और यही आपका a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 19, तो ये आपका उत्तर आपका क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। अब इसी में a और b पूछता तो क्या करते, इसको 19 से भाग लगा देते तो a आ जाता है, इसको 19 से भाग लगा देते तो b। ऐसे भी देखो b से जब 114 को भाग लगाया गया 19 से तो 6 बार गया, यानी कि b की वैल्यू आपकी 6 हो जाएगी और इसकी वैल्यू 13 हो जाएगी, क्योंकि 13 और 6 19 होता है। ठीक है, अगर अलग अलग a और b को पूछता तब के लिए था, a प्लस बी पूछा था तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर 10,000 रुपये को 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, 10,000 रुपये पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 25 रुपये है, तदनुसार वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। कुछ नहीं करना, बस ये देखो 25 कितना प्रतिशत है 10,000 का। ठीक, बहुत आसान सवाल दिया था, तो आप देखोगे ये आया 0.25%। हमने जब कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया तो उसके बेसिक बताते समय एक टेबल बनवाई, उस टेबल पे हमने बताया कि 2 साल का जो भी साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है उसमें अगर हम पॉइंट इग्नोर कर दें तो ये सीधे सीधे दर का स्क्वायर होता है, यानी कि अगर इसका स्क्वायर रूट निकाल दें तो दर आ जाएगी जो कि 5% होगी। ठीक है, 5% वार्षिक। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला देखिए DI है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर दिया है ये मांग, ये आपका क्या है मांग है। ठीक, ये मांग और ये उत्पादन।
यानी मांग का ये वाला 3000 दिख रहा है, ये मांग का है और ये उत्पादन। तो पहला उत्पादन से अधिक मांग, क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन से अधिक मांग। ठीक, तो मांग यहाँ उत्पादन से अधिक है, यहाँ अधिक है और यहाँ अधिक है, यानी कि 3 कंपनियों में अधिक है। इसी से अनुपात पूछा, मांग से अधिक उत्पादन। तो टोटल कंपनियां कितनी हैं आपके दोस्तों? तो 5 हैं। ठीक, 5 में 3 निकल गए जिसमें मांग अधिक है, तो उत्पादन अधिक के लिए कितनी बची? 2। तो अनुपात क्या होगा? 3:2, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं आप लोगों को, ये बहुत आसान सवाल है। तो डीआई का अब आगे के सवाल आपको करने हैं। ये सवाल है 5 कंपनियों की समेकित औसत मांग और समेकित औसत उत्पादन का अंतर। तो इनका औसत उत्पादन निकालना है, उस औसत मांग और औसत उत्पादन निकालना है और उनका अंतर कर देना है सीधे सीधे। ठीक है, कंपनी डी का अच्छा उत्तर बता देते हैं हम आपको। ठीक है, उत्तर लगाइएगा, अगली बार उठाएंगे। कंपनी बी की मांग कंपनी सी के मांग से कितना प्रतिशत है? प्रतिशत में बताना है भाई। ठीक, तो कंपनी बी की मांग कितनी है आपकी? तो 600, और कंपनी सी की मांग कितनी है? 2400। तो 600 कितना परसेंट है 2400 का? बहुत आसान सा सवाल था। तो ठीक है, इस तरह से आपको करना है सारे क्वेश्चन। तो डीआई नहीं बता रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 विभिन्न संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, इतना है। तदनुसार निम्न में से कौन सी संख्या उन संख्याओं की महत्तम समापवर्तक नहीं हो सकती? देखो, हमेशा आपको बताना होता है एलसीएम जो होता है HCF मल्टीप्लाइड बाई अन्य 2 फैक्टर उन संख्या के जो कि रेशियो में बनते हैं। यानी कि निश्चित तौर पर उनका जो HCF है, एलसीएम है, उनके HCF से पूर्णतया विभाजित होना चाहिए। तो यानी 120 अगर आप देखो तो 8 से विभाजित हो रहा है, ये उत्तर नहीं हो सकता। 24 पंजे 120 हो सकता है, विभाजित हो रहा है। 12 से विभाजित हो रहा है, बचा क्या आपका? 35। 35 से विभाजित नहीं हो रहा है, यानी कि आपका उत्तर 35 हो गया। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। एक संख्या को जब 49 से विभाजित किया जाता है तो उसका शेषफल 32 आता है। तदनुसार यदि उसे 7 से, देखिए अभी एक सवाल स्किप किया था, उसी तरह से ये भी हो जाएगा, लेकिन उसके थोड़े से अलग हैं और इसके थोड़े से अलग कॉन्सेप्ट हैं। देखिए ये 49 का फैक्टर है 7 है। ठीक है, तो अब 7 से अगर फैक्टर से ही विभाजित करना तो सीधे सीधे HCF रिमाइंडर को ही विभाजित कर लो। ठीक है, यही वहाँ पर भी बताना है हमको, डिटेल अभी बताएंगे। तो 7 चौके 28, बचा कितना? 4, यानी कि इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसका 1 अंक काट दिया जाता है। तदनुसार यदि वह छात्र सभी 75 प्रश्न, अब अगर 75 के 75 सही हो जाते तो अंक मिलते कितने, और अगर सभी गलत हो जाते तो काटे कितने जाते? तो ये मिलते और ये काटे जाते, तो ये 300 प्लस में मिलते और माइनस में 75 हो जाते हैं। और उसने कुल 125 अंक प्राप्त किए। ये लगा दो भाई एलिगेशन, यहाँ से यहाँ, यहाँ से इसका अंतर इधर, इसका अंतर कितना होगा? 175। ठीक है, और इसका अंतर कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे इनमें भी जोड़ देना है तो 175, यानी कि लगभग बराबर बराबर आ रहा है। ठीक है, ओके, नहीं बराबर नहीं आना है भाई, कहीं ना कहीं गलती हो रही है इसमें। क्वेश्चन मेरे पास ओरिजिनल में लिखा हुआ है। दो 1 3, तो ये हो जाएगा 75 दूना 1.5 300 और 75 1 75, टोटल अंक 125 प्राप्त कर ले। ठीक है, तो इसका 5 5 10 का ओके, ये हमने कैलकुलेट गलत किया भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका जो कैलकुलेशन होगा भाई, इसका अंतर लिखा जाएगा, इसका अंतर इधर, और ये माइनस और प्लस है तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, जुड़ जाएगा। 5 5 10 7 तो 9 1 10 और 1 1 200, 25 8 200 25 7 8 7 15
टोटल यानी क्वेश्चन यहाँ पे 15 आ रहा है, 15 बराबर दिया है कितना 75, 1 बराबर 5, तो 8 बराबर कितना होगा 40, यानी कि उसने 8 मतलब सही वाला ये है 40 प्रश्न। ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा आप लोगों को। अगले सवाल पर चलते हैं। 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड बाद रंग बदलती हैं। यदि वे तीनों इतने बजे प्रातः समय पर एक साथ बदलती हैं तो अगली बार वे कितने बजे बदलेंगे? इसमें कुछ नहीं करना होता, 24, 36 और 54 का एलसीएम निकालना। इनका एलसीएम आने वाला है 216। ठीक, 216 सेकंड बाद ये वापस बदलेंगी। ठीक है, तो 216 सेकंड को अगर हम लिखें 3 मिनट यानी 180 और 36 सेकंड लिख सकते हैं, यानी 3 मिनट 180 सेकंड बाद, तो 10:15 मतलब कि 3 इसमें ऐड करेंगे तो 10:18 मिनट और 36 सेकंड आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार ये वह दोनों एक वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी उस कार्य को, देखो कुछ नहीं है भाई, ए कार्य कर रहा है कितने 12 दिनों में। मान लेते हैं 12 काम थी तो इसकी क्षमता कितनी हो जाती? ए की क्षमता से 3 दिन तक काम किया, तो 3 दिन में उसने काम कितना कर लिया? 3 दिन तक। ठीक, तो 12 काम था, 3 कर लिया, बचा कितना 9। अब 9 काम को ए और बी मिल करके करते हैं और कितने दिन में कर देते हैं? अगले 3 दिनों में। तो 9 काम 3 दिनों में, तो एक दिन में 3 काम। तो ए और बी की क्षमता आ गई 3, और जबकि ए की अकेले की क्षमता 1 है, तो यहाँ बी की क्षमता कितनी रही होगी? 2। ठीक है, तो कह रहा बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, बी करना काम है 12 और बी की क्षमता है 2, तो समय कितना लगेगा? 6 दिन। ठीक, यानी कि आपका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? 6 दिन। ठीक है, बी 6 दिन में कर सकेगा। अगला सवाल देखते हैं। ए तथा बी एक कार्य 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी तथा सी उसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। सी तथा ए उसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ठीक, तो ए प्लस बी करता है 8 दिन में। ठीक है, बी प्लस सी करता है 12 दिन में और सी प्लस ए करता है 8 दिन में। ठीक है, तो आप एक काम मान लो, मान लेते हैं 24 था, तो इनकी क्षमता 3 होगी, इसकी 2 होगी और इसकी 3 होगी। इन सबको अगर जोड़ दें, ठीक है, इन सबको अगर जोड़ दें तो देखेंगे 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी है। ठीक है, तो 2a प्लस बी प्लस सी लिख लेंगे। 3 2 5 3 8। ठीक, 8 क्षमता, तो यहाँ 2 हटाओगे तो इधर 2 से भाग हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4। यानी a प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई 4 और काम है 24, तो समय कितना लगेगा? तो 6 दिन लगेगा, यानी कि आपका जो उत्तर होगा सी सही होगा। ठीक है, आओ अगले सवाल पर देखते हैं। x y की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है, अतः y की तुलना में एक कार्य उसे 40 दिन कम में पूरा कर लेता है। ठीक है, x और y, x y की तुलना में 3 गुना तेज, यानी कि अगर ये 1 होगा y तो ये 3 होगा, ये क्षमता हो गई। ठीक, तो टाइम क्या होगा इनका दोस्तों? आपका 1:3, क्योंकि क्षमता और समय दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, क्लियर भाई? तो अब अगर हम कहें कि ये देखिए यहाँ पे कितना कम कर रहा है, यानी इसको अगर 3 समय लगेगा तो इसको 2 कितना कम लग रहा है? 2। 2 बराबर दिया है 40, तो 1 बराबर 20, यानी कि अगर x का देखें तो 20 दिन में कर सकता है। अब काम कितना है ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो काम के लिए क्या होता है? वर्क इज इक्वल टू इफिशियंसी इनटू टाइम। ठीक, तो जिसका टाइम दिया है, ए का x का टाइम निकाला, तो x के टाइम को x की इफिशियंसी कितनी है? 3, उससे गुणा करा दे तो काम कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, तो दोनों मिल करके 60 काम। अब 60 काम है, दोनों की मिली क्षमता कितनी है? 4, तो समय कितना लगेगा? 15 दिन, यानी कि आपका उत्तर ए सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
एक तांबे का तार मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है, उसका क्षेत्रफल 81 वर्ग सेंटीमीटर है। वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर बराबर 81 दिया है, तो ए बराबर क्या होगा 9। ठीक है, तो 4a बराबर क्या होगा क्योंकि जो तार मोड़ा गया उसकी जो लंबाई होगी वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगी, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 4 यानी 36। अब इसकी जो परिधि परिमाप है वो 36 है। अब कह रहा उसी तार को मोड़कर एक अर्धवृत्त बनाया गया है। आओ भाई अर्धवृत्त बना ले। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा, पाई आर। 2 पाई आर होता है पूरे वृत्त का, तो आधे वृत्त का पाई आर और प्लस 2 आर और, क्योंकि देखिए अर्धवृत्त आपका जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो आपका ये पाई आर ये हो गया और 2 आर ये हो गया। ठीक है, तो ये पूरी परिधि हो गई, ये बराबर दिया है 36। आर कॉमन ले लो तो पाई प्लस 2 बराबर 36। ठीक, पाई की वैल्यू रख लो 22/7 प्लस 2। ठीक, तो 7 दूनी 14 और 22 आर गुणे में, तो आप इसको लिख सकते हो आर गुणे 36/7 बराबर 36। 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा 7, तो इसका आपका उत्तर 7 होगा। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1.5 हेक्टेयर के मैदान में 5 सेंटीमीटर की वर्षा के पानी को जमा करने पर उसका आयतन कितना क्यूबिक मीटर होगा। देखिए सबसे पहले तो 1.5 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक, तो इसको गुणा कर दिया तो इतने वर्ग मीटर का उसका एरिया है, और इसको गुणे ऊंचाई जो 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्या है 5 सेंटीमीटर, इससे गुणा कर दें, लेकिन सेंटीमीटर में इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 से गुणा 100 से भाग कर दें। इस पॉइंट से ये खत्म, इससे ये खत्म। ठीक है, तो 15×5 = 75 और 1 किलो 750 क्यूबिक मीटर घन मीटर इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 750 क्यूबिक मीटर उत्तर होगा। तो आपको यहाँ पर इस सवाल के लिए दोस्तों याद क्या रखना है कि 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। ठीक, ये क्षेत्रफल हो गया, और इसमें आयतन पूछा है। आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल हो गया 10,000 वर्ग मीटर, ऊंचाई हो गई 5 सेंटीमीटर, गुणा कर दिया। चूंकि ये वर्ग मीटर में था और ये सेंटीमीटर में, तो 100 से भाग लगा दिया। ठीक, आपका उत्तर आ गया। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। एक नदी जो 3 मीटर गहरी है, 40 मीटर चौड़ी है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पानी बह रहा है, तदनुसार 1 मिनट में कितने लीटर पानी गिरेगा। कुछ नहीं, देखिए 3 मीटर गहरी 40 मीटर चौड़ी, गुणा कर दें और फिर गुणे में ये हो गया आपका लंबाई और चौड़ाई एक तरह से मान लो। ठीक है, या गहराई ऊंचाई और चौड़ाई में आगे। अब इसकी लंबाई में दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका मतलब प्रति घंटे हटा दें तो 2 किलोमीटर का जो पानी है वो 1 घंटे का है, यानी कि इसका जो लंबाई आगे 2 किलोमीटर में है, तो इसको मीटर में बदल लो क्योंकि बाकी सब मीटर में था। ये जो पानी आया ये 1 घंटे का है। कितने घंटे का है दोस्तों, 1 घंटे का है। तो उसने पूछा 1 मिनट में, तो बटे 60 और कर लो। ठीक, 3 से 20 बार में और 20 से ये खत्म। ठीक, तो आपका पानी जो आएगा इतने आएगा। ठीक, इतने घन मीटर पानी आएगा, और पूछा है लीटर में, तो 1 घन मीटर में दोस्तों 1000 लीटर होता है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। ठीक, तो आपका 4000 घन मीटर बराबर क्या होगा, तो 4 के आगे 6 जीरो, 3 और 3 6, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। अगले सवाल पर चलते हैं। एक साइकिल का पहिया 500 चक्कर में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। ठीक है, तो भाई 500 चक्कर में 11 किलोमीटर दूरी तय करता है, 5000 चक्कर में, सॉरी, तो एक चक्कर में कितना करेगा, 11 से भाग लगा दो। और किसी भी पहिए की एक चक्कर में चली गई जो दूरी होती है
वो दोस्तों क्या होता है, उसका परिमाप परिधि 2πr बराबर ये दिया है। पाई का मान 22/7 है, 2 को उधर भेज देंगे तो ये बटे में आ जाएगा। आर बराबर निकालेंगे, पाई को भेजेंगे तो ये भी बटे में जाएगा, ठीक, 11/2। अब पाई का मान यहाँ पे रखेंगे 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो उस पहिए की त्रिज्या आर यही हो जाएगा आपका उत्तर। किलोमीटर में है, ये किलोमीटर में है, इसको सेंटीमीटर में बनाना है तो 1/1000 से भाग करेंगे मीटर में आएगा, 100 से और भाग करेंगे तो सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। गड़बड़ लग रहा है, 22/7, 7 और 22 से चला जाएगा, ठीक है। 1 मिनट भाई, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हमने पूरा उल्टा कर दिया भैया, थोड़ा सा देखिएगा, पूरा लगा है भगवान मेरे, हाँ थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। इसने इतनी दूरी 11 किलोमीटर यानी 11,000 मीटर दूरी चली है 5,000 राउंड में, मीटर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक राउंड में चली गई दूरी आ गई, ये 2πr के बराबर है, ठीक है। पिछली बार थोड़ा सा गलती हो गई, हमने ध्यान नहीं दिया, इसको डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है। ये चक्कर है, 5,000 चक्कर में 11 किलोमीटर, 11 किलोमीटर मतलब 11,000 मीटर, ठीक है। 1 मीटर में 1,000 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1,000 मीटर, तो 11 किलोमीटर में, ठीक है। अब ये 2 आ जाएगा इसके बटे में, और r बराबर निकालेंगे तो 11/5,000 × 2 × 22/7 और चला जाएगा। ये मीटर में था, इसको सेंटीमीटर में बदलना तो 1/100 और कर लेंगे, ठीक है, इतना कर लेंगे तो 11 दूना 22, ठीक है। आपका ये 0 से 0 खत्म, ये आपके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। अभी भी कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ये सवाल में सही डिजिट दिए हैं भाई, 5,000 चक्कर में, सॉरी, ठीक है, बिल्कुल सही दिया है। ये आपका काहे में था भाई, मीटर में था, इसको हमें सेंटीमीटर में बनाना था, ठीक, तो गुणे 100 और करना है, गुणे 100 करना है यहाँ पर, ठीक है। अब सही है, तो आपका हो गया 7 × 100 बटे 5 × 2 × 2, तो 5 दूनी 10 खत्म, 2 पंचे 10, 7 बचे 35 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। जल्दबाजी में यही गलतियां होती, देखिए जल्दबाजी करी थोड़ी सी और गलती हो गई, ठीक है। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं, अगला सवाल क्या हो सकता है। एक त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 17 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई, देखिए इसमें आपको एक बात बताएं, आपको याद होगा 5, 12 और 17 एक ट्रिपलेट चलता है, नहीं 5, 12, 13 चलता है भाई, ट्रिपलेट क्या चलता है, 5, 12, 13। तो इसमें देखिए और भी बहुत सारे तरीके हैं निकालने के लिए इसके, ठीक है। जैसे परिमाप दिया, अगर तीनों भुजाएं त्रिभुज की ए, बी और सी मान लेते हैं तो a + b + c बराबर दिया है आपको 40, ठीक है। जब से सबसे बड़ी भुजा अगर a माने तो b + c बराबर कितना होगा, तो आप कहोगे 40 - 17, तो कितना हो जाएगा आपका, इसमें माइनस करेंगे 20, 3, 23। अब 23 के 2 फैक्टर करने हैं, इसका ट्रिपलेट भी तैयार हो सकता है, याद होगा आप लोगों को ट्रिपलेट क्या होता है इसका, ठीक है। अगर इसको हम कर ले एक 8 और एक 15, ठीक है, तो आप देखोगे 8, 15 और 17, क्या ये ट्रिपलेट बन सकता है किसी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का, तो
देख लेते हैं। 8 × 64 और 225, इनका अगर त्रिभुज को समकोण मान लें, ठीक है, याद रखिएगा हम इसको समकोण मान करके कर लें। नहीं, और भी तरीके हैं, त्रिभुज का फार्मूला निकाल करके करने के तरीके हैं, लेकिन उससे हम नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। और त्रिभुज का फार्मूला अगर लगाएंगे तो हीरोन्स फार्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक। अगर ये मान लें, इसको हम 8 मान लें और इसको 15 मान लें और इसको 17 मान लें, ठीक है। तो देखेंगे 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, इसको अगर जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 289, जो कि 17 का स्क्वायर होता है, ठीक है। 17 का क्या होता है? स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे छोटी भुजा पूछिए तो क्या होगा? सबसे छोटी भुजा 8 हो जाएगी, यानी कि यही हो सकता है। और इसका, हाँ, एक चीज़ और, जैसे इसने इसका क्षेत्रफल दिया है 60, तो यहाँ से देखिए इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं। 1/2 8 × 15, ठीक है, 2 चौके 8, 15 चौके 60 आ रहा है। इसका मतलब कि हमने जो समबाहु त्रिभुज समकोण त्रिभुज मान करके किया है वो आपका एकदम सही है, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल। वह अकेली छूट क्या होगी? वह अकेली छूट क्या होगी जो 20% तथा 15% की दो क्रमिक छूटों के बराबर है? आप बताओ भाई, अकेली छूट वह क्या हो जाएगी? ठीक है, तो आप कहोगे कि भाई मान लेते हैं कि 100 था किसी वस्तु का अंकित मूल्य, इस पे 20% छूट दिया गया तो बचा कितना? 80, इसका 20% 20, और फिर 15% छूट दिया गया, 15% इसका हो जाएगा 12। तो 20 और 12 मिला करके टोटल छूट कितनी होगी? 32, ठीक। तो आपका उत्तर 32 हो जाएगा। अगला, एक डिब्बे में ए तथा बी दो तरल पदार्थों का मिश्रण 7:5 के अनुपात में भरा है। तो देखो भाई, 7:5 के अनुपात में भरा हुआ है, ठीक है। ए अनुपात बी दिया है 7:5, ठीक है। यदि उस डिब्बे में से 9 लीटर मिश्रण निकाल लिया जाए और उसके स्थान पर केवल बी को भर दिया जाए तो ए तथा बी का अनुपात 7:9 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मिश्रण को निकाला गया और भरा क्या गया? बी, यानी कि जितना निकाला गया उतना ही बी भर दिया गया। इसका मतलब इसकी टोटल क्वांटिटी जो 12 थी, ये दोनों जगह क्या होनी चाहिए? बराबर। इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो दोनों जगह क्या होनी चाहिए? बराबर। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर बराबर नहीं है, तो कर लेते हैं 12 चौके 48, 16 दिया, ये गुणा करके बराबर कर लेते हैं और ये गुणा इन दोनों में करते हैं। तो 7 चौके 28 और 5 चौके 20 और 3 सते 21 और 3 नियम 27, ठीक। अब देखो ए को निकाला गया, 28 से 21 बचा, तो आप कहोगे कितना निकला? कहाँ से? 7 28, यानी 1/4 भाग निकाला गया। तो अगर ए 1/4 भाग निकाला गया तो टोटल मिश्रण भी 1/4 गया होगा। 1/4 बराबर 9, तो 1 बराबर 36, यानी टोटल जो मिश्रण था वो 36 था। और पूछा ए की मात्रा, तो इस 36 को आप 7:5 में बांट दो। 7 5 12, 12 बराबर 36 है, तो 1 बराबर 3 है, तो 7 बराबर कितना है? 21, यानी आपका जो उत्तर होगा वो 21 लीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके भी कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं ऑफलाइन क्लासों में, ऑनलाइन क्लासों में, ठीक है। 17:24 अनुपात में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि अनुपात 1:2 हो जाए? ठीक है, तो बताओ भाई कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए? तो हम लोग इसको हल नहीं कर रहे हैं, हम लोग इसको ऑप्शन से कर रहे हैं। ऑप्शन अगर मान लो 10 उठाते हैं, 10 2 बार दिया, 10 उठाते हैं, ठीक है। तो 17/24, इसमें अगर 10 जोड़ दिया जाए, या ऑप्शन में उठा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं सही हो, 10 जोड़ दिया जाए तो ये हो जाएगा, और इसमें 10 जोड़ दिया जाए तो ये 27/34 हो जाएगा। तो क्या 1:2 बन रहा है? नहीं बन रहा है, यानी कि ये नहीं हो सकता। तो 10 घटा के देखिए, 17 - 10 और 24 - 10, तो ये हो जाएगा 7 और ये 14, तो ये कहा आ जाएगा 1/2, यानी 1:2 हो गया। इसका मतलब कि आपका जो सही उत्तर था वो 10 घटाने पर था, प्रत्येक में 10 घटा दिया गया, ठीक है भाई। चलते हैं अगले सवाल पर। 3 संख्याओं में से पहली दूसरी की दोगुनी, 3 संख्याएं हैं, पहली दूसरी की दोगुनी, ये 1 होगी तो ये 2 होगी, और तीसरी की 3 गुनी है,
मतलब ये जो है सी की, अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, 3 होगा। ठीक, 3 गुना है और उनका औसत दिया है। ठीक है, कुछ नहीं, अगर हम इसको 1 माने, इसको हम 2 मान लें तो ये 3 गुना कितना होगा, 6, और इसका ये 2 गुना है तो ये कितना होगा, 3, यानी ये आपका अनुपात बन गया। ठीक है, तो यानी अगर 2 है तो ये 6 होगा और ये 3 है तो ये 6 होगा। ठीक, अब इन तीनों का योग 6 3 9 2 11। ठीक है, 11/3 ये औसत हो जाएगा और ये बराबर दिया है 59.5। तो पहली संख्या 6 बराबर बतानी है। 59.5 इंटू 6/11/3, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो आप इससे इसको डिवाइड करो, 11 × 5 = 55, 6 3 9 2 11। कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही क्या? एक बार फिर से देख लेते हैं भाई, आज बहुत गलतियां कर रहा हूँ मैं, लैक ऑफ कॉन्संट्रेशन। कोई नहीं, देखते हैं। ए और बी कह रहा 3 संख्याओं में पहली दूसरी की 2 गुनी है, ये 1 है तो ये 2 होगी, और तीसरी की 3 गुनी, यानी पहली तीसरी की 3 गुनी, ये 1 है तो ये 3 होगी। ये दोनों बराबर होनी है, ए और ए, तो यहाँ 3 से यहाँ 2 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। तो इधर भी 3 से और इधर भी 2 से करना पड़ेगा, यानी ए आया 6, बी आया 3 और सी आया आपका 2। हो गया? ठीक है, तो 6 3 9 2 11, 11 बराबर दिया है, 11 नहीं, इनका औसत दिया है। अगर हम औसत को गुणा 3 संख्याओं का औसत है तो 3 से गुणा कर दें तो ये होगा जाएगा, यानी 59.5 × 3 ये हो जाएगा। अब इसमें पूछा क्या है, पहली संख्या आपकी पूछी है। ठीक है, तो पहली संख्या क्या है आपकी, 6, नहीं सॉरी, तो पूछा तो पहली तथा तीसरी संख्या का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर, इसका और इसका अंतर 4 बराबर पूछा है। ठीक, तो 59.5 × 3 × 4/11 ये पूछा है। ठीक है, इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, बिल्कुल सही है, आ जाएगा। एक बार डायरेक्ट मैं ओरिजिनल में चेक कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही डिजिट दिए गए हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर आपका 54 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको हल करिएगा, उत्तर आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर। तो ये 11 × 5 = 55 4 45 लगभग में आएगा भाई, ये आपका लगभग में आएगा। कुछ डिजिट में लोगों ने गलती करी है, 6 2 8 3 11, 6 3 9 2 11 बिल्कुल सही है, कैलकुलेशन भी सही है, तो फिर उत्तर क्यों नहीं मिला? एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। ये 64 पॉइंट समथिंग आएगा भाई इसका उत्तर। ठीक है, 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है और तीसरी की 3 गुनी है, तो पहले की 2 गुनी हो गई और तीसरी की 3 गुनी हो गई। उन तीनों संख्याओं का औसत 59.5 है, ये 59.5 ही था भाई, ये टाइपिस्ट महोदय गलत करते हैं, 49.5 था भाई। अगर ये 49.5 होता, 11 चौकी 44 50 5 11 × 5 = 55, ठीक है, तो आपका आ जाता 45 दूना 90, 9 दूनी 18 तिया 54। ये भाई आपका जो, इसको करेक्ट कर लें आप लोग, ये 49.5 होगा। ठीक है, क्या होगा 49.5, ये 49.5 होगा, तो आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। ठीक, इससे काटेंगे आपका 11 चौके 44, ठीक है, बचा 5 पॉइंट लगाए, 11 × 5 = 55, हाँ ठीक है, गुणे 3 गुणे 4, ठीक है, 45 दूना 90, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, ये उत्तर आ जाएगा अगर आप इसको करेक्ट कर ले 49.5 कर दें। ठीक है भाई, तो इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा भाई, ये 49.5 होगा, तो आपका
ये ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए थोड़ी सी डिजिट में गलती थी जिसकी वजह से आंसर नहीं मैच कर रहा था, लेकिन कॉन्सेप्ट गलत नहीं था, कोई तरीका सब सही था। ठीक है, अब देखिए अगले सवाल पर चलते हैं। 50 संख्याओं का औसत 30 आया है, बाद में पता चला दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31, मतलब कि 28 और 31 लेना था। ठीक, तो टोटल कितना लेना था 59, और ले लिया गया 82 और 13, कुछ ज़्यादा ले लिया गया, 3 2 5 8 और 95 ले लिया गया। ठीक है, तो कितना ज़्यादा ले लिया गया, 95 से 59 माइनस कर दो, 9 6 15 और 5 3 8 36 ज़्यादा ले लिया गया। कितनी संख्याओं पे, 5 पे, 50 संख्याओं पे 36 ज़्यादा ले लिया गया। तो ऑन एन एवरेज कितना ज़्यादा लिया गया होगा, तो इसको देखेंगे 0.18 ज़्यादा लिया गया होगा। ठीक है, तो 0.18 औसत ज़्यादा ले लिया गया है, कहाँ से, तो आप कहोगे 30। जब 30 आया तो ये 0.18 ज़्यादा है, तो इसमें 0.18 माइनस कर दो तो 29 पॉइंट समथिंग बचेगा। ठीक है, तो देखिए भाई ये इसमें भी ऑप्शन में त्रुटि कर दी इन्होंने, ये 78 होगा यहाँ पर, 29.78 होगा। ठीक है भाई, हाँ सवाल में इधर से भी एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है भाई थोड़ी। 50 संख्याओं का औसत इतना आया, 30 आया, बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 और 31 की बजाय 28 और 31 की बजाय 82 और 13 ले लिया गया। 8 1 9 3 2 5 3 2 5 और 8 और 1 9, 95 ले लिया गया। 9 6 15 5 3 8 और 1 9, 36 आया। ठीक है, अब 36 लिया गया है ज़्यादा। ठीक, कितने नंबर्स पे 36 ज़्यादा जोड़ा गया, 50 पे। ठीक है, तो 5 दहम 5 सते 35, ये गलत किया गया, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 0.72। ठीक है, सही था ये आपका ऑप्शन 0.28, यानी सी ऑप्शन ही सही था। ये आएगा इसका 0.72 आएगा भाई, तो 0.72 यहाँ से माइनस करना होगा। ठीक, यहाँ से 0.72 माइनस करना होगा, 0.72 माइनस करेंगे तो 29.28 आएगा। ठीक, ये हमने कैलकुलेशन में गलती की। ठीक है, बाकी सब सही था, तो आपका 29.28 उत्तर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पर। यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर हो, 10 का सेलिंग प्राइस बराबर है 11 का कॉस्ट प्राइस की, तो यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो बना लो। तो सीपी के सामने 10 है, एसपी के सामने 11, यानी 10 से 11 हो गया। 1 लाख कहाँ से 10 है, कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 10%। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल, एक दुकानदार एक घड़ी बेचते समय उस पर 5% की छूट देता है। यदि वह उस पर 6% की छूट देता तो उसे पहले से 15 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तदनुसार घड़ी का अंकित मूल्य, मान लो 5% से 6 कर दिया, कितना बढ़ाया 1, जब इधर 1 बढ़ाया तो वहाँ कम हो गया कितना 5, 15, 1 बराबर 15, तो आपको बताना है अंकित मूल्य 100 बराबर आपका 1500 हो जाएगा। सीधे सीधे, कोई इसमें टेक्नोलॉजी का प्रयोग नहीं करना है। अगला सवाल, प्रश्न में कुछ वस्तुएं 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से, यानी 10 रुपये में एक खरीदी कुछ वस्तुएं, ठीक, उतनी ही संख्या में 14 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदी। ठीक है, तो टोटल कितनी खरीदी होगी, तो आप कहोगे 24 रुपये में उसने 2 खरीदी, और सभी को 13 रुपये प्रति वस्तु की दर से। अब 2 24 रुपये की, तो एक कितने की होगी 12 रुपये की, ये खरीदा है और एक आर्टिकल 13 रुपये में बेच दिया है। तो प्रॉफिट बताना है, 12 से 13 1 का लाभ हुआ, कहाँ से 12 से कितना परसेंट हुआ। ठीक है, तो आप कहोगे 25/3% या 8 सही 1/3% का लाभ हुआ। 8 सही 1/3% का लाभ हुआ। अगले सवाल पर चलते हैं।
एक व्यापारी ने इतने रुपए में 2 घोड़े खरीदे। उसने एक घोड़ा 20% हानि पर बेचा, दूसरा 15% लाभ पर। यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान हो तो उनके क्रय मूल्य, मान लो एक घोड़ा उसने x रुपए का खरीदा, दूसरा y का, 20% हानि, ये अपने आप में 100% होगा इसका कॉस्ट प्राइस, और 20% की हानि हुई यानी बेचा कितने पे, 80% पे, और 15% लाभ यानी 115% पे बेचा। ठीक है, अब इनके कॉस्ट प्राइस कह रहा है ये आपस में क्या है, बराबर है, तो इनको बराबर कर देते हैं। बराबर कर दिया, यहाँ से x अनुपात y निकाल लो, सीधे मत कैंसिल करो, 115 और अनुपात 80 निकाल लो, इनका योग हो जाएगा 195। ये बराबर दिया है 19,500। तो एक बराबर, ये दोनों इनके क्रय मूल्यों का अनुपात आया तो उनका योग दिया है 1 बराबर 100। तो पूछा क्या है, तो उनके विक्रय मूल्य, उनका विक्रय मूल्य क्रमशः कितना कितना होगा। तो ये 1 बराबर 100, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 11,500 और ये बराबर 8,000, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलते हैं अगले सवाल पर। एक वस्तु का लागत मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है, तदनुसार उसका विक्रय मूल्य लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है। वस्तु का लागत मूल्य विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य इसका 40% यानी 40 है। ठीक, तो अब कह रहा है कि उसका विक्रय मूल्य यानी 100 कितना परसेंट है, 40 का गुणे 100, 0,0425 यानी 250% आपका उत्तर आएगा। ठीक है भाई, अगले सवाल पर चलते हैं। यदि a का 90%, a का 90% बराबर है b का 30%, 0 0 खत्म, इससे 30 से ये 3 त्रिकम है, तो a अनुपात b बना लो यहाँ पर, तो आपका बनेगा क्या, b के सामने 3 है, सॉरी b के सामने 3 है, 3 होगा, a के सामने कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक, b बराबर a का 2x%, तो x का मान, तो ये 2x% है, a का कितना परसेंट है, 2x%, कौन, b, a का 300, तो 2 इधर चला जाएगा 50, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 150, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने से एक व्यक्ति 270 रुपये में 1 किलो चीनी ज़्यादा खरीदा है। मान लो चीनी का मूल्य 100 था तो अभी कितना होगा, 90, अनुपात बनाओ 10:9, तो इनका जो खरीद होगी वो 9:10 होगी। ठीक, यहाँ से कितना ज़्यादा हो रहा है, 1 बराबर 1 दिया तो 9 बराबर 9 kg पहले खरीद रहा था और 10 kg अभी खरीद रहा है। 1 बराबर 1 तो 9 बराबर 9, 10 बराबर 10। तो चीनी की मूल कीमत प्रति किलो कितनी थी, मूल कीमत ये वाली थी, 9 किलो पहले खरीद रहा था, कितने रुपए में, 270 रुपये में, तो 1 किलो कितना खरीदेगा, 9 त्रिक 27, 30 रुपये का, यानी इसका जो उत्तर होगा वो 30 हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, यदि चीनी की कीमत 25% बढ़ जाए तो किसी गृहिणी को, गृहस्थ को कितनी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े। चीनी की कीमत 25% बढ़ जाए, 100 से 25 हो जाए। अब इस 125 को वापस 100 पे लाना है, कितना कम करें, 25 कहाँ से, 125 से गुणे 100, 25 पंजे 5 संयम, यानी 20% आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या होगा, 20%। देखिए ये दोस्तों, इस तरह से आपके 40 सवाल का जो सेट था वो पूरा हो गया। ठीक है, हर शनिवार को ये सेट लेकर के हम आपके साथ आते हैं, आपसे मिलते हैं। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ आ रहा होगा। हाँ, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके रखते हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, उसका कारण ये है कि हम मानते हैं कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ ऑफलाइन या ऑनलाइन में हमसे पढ़ चुके हैं उनको ये कॉन्सेप्ट आते होंगे। ठीक है, और दोस्तों आप लोगों को एक बात बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस में बताया जा रहा है कि 62,000 लगभग कांस्टेबल और एसआई मिला करके वैकेंसी आ रही है, जिसके नए बैचेस स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो अभी रिसेंटली स्टार्ट किए गए हैं, कुछ और नए बैच स्टार्ट होंगे। अगर आपको अपनी सफलता चाहिए तो निश्चित तौर पर जीनियस कोचिंग ज्वाइन करें, क्योंकि जीनियस कोचिंग एक नाम है सिलेक्शन का, ऑफ़र का नहीं। हम ऑफ़र नहीं देते कि इतने में पढ़ा देंगे उतने में पढ़ा देंगे, हम ये कहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे बराबर मेहनत करिए तो निश्चित तौर पे हम सफलता दिलाएंगे। और अगर आप चाहते हैं
तो जीनियस कोचिंग का पिछला रिकॉर्ड, पिछली भर्तियों में रिकॉर्ड देख लीजिए, 300 प्लस सिलेक्शन हमने दिए हैं। 300 से अधिक बच्चों को कांस्टेबल में वर्दी पहनाई है और एसआई में भी कम से कम पिछली भर्ती में 20 से 25 सिलेक्शन हुए थे। ठीक है दोस्तों, तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग जल्दी ही। अभी एक क्लास लेकर के हम आ रहे हैं आपकी रिमाइंडर थ्योरम की, जिसमें कि आपका पहले तीसरा सवाल जो स्किप कराया है उस सवाल पे आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, उसका उत्तर अभी कहो बता, क्या ज़रूरत है उत्तर अभी, जब चर्चा करेंगे तो आप लोग लगा ही लेंगे, उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।